हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एसएससी जेईई 2024 मेंस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 70 नंबर क्वेश्चन तक अपना सॉल्यूशन देख लिया था। आज इस लेक्चर में हम 71 नंबर क्वेश्चन से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें दोस्तों आपको केवल सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, आपको ये भी पता चलेगा आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना था और क्या आपकी सही अप्रोच रहनी चाहिए। तो चलिए हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। तो कंटूर लाइंस के रिगार्डिंग आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। कंटूर लाइंस क्या होती हैं? लाइन जोइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशंस। तो पहली लाइन पढ़ते हैं, कंटूर डू नॉट पास थ्रू दी परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज दी बिल्डिंग्स। जो कंटूर होते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर, जैसे हमने बिल्डिंग वगैरह बना दी, उनसे पास नहीं करते। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंटूर क्या होती है? पॉइंट, जो लाइन जोइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। जिन लाइन का भाई पॉइंट का इक्वल एलिवेशन होता है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? कंटूर लाइन। लेकिन इसमें हम नेचुरल उसको ही लेंगे, ठीक है भाई। किसी का ग्राउंड का कंटूर ये भैया 90 मीटर की लाइन, ये 100 की, ये 110 मीटर की लाइन, किसी ने बीच में बिल्डिंग बना दी, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई यहाँ ये कंटूर इसका अचानक से इंक्रीज हो गया। तो इसमें क्या आएगा? केवल नेचुरल फीचर्स आएंगे, बिल्डिंग वगैरह को इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट दी केव्स एंड ओवर हैंगिंग क्लिफ। जो कंटूर होती हैं अलग अलग एलिवेशन की, आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो केव होती हैं एंड ओवर हैंग क्लिफ होती हैं, केवल उसी केस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। थर्ड स्टेटमेंट, ए कंटूर लाइन मस्ट क्लोज अपॉन इटसेल्फ थ्रो नॉट नेसेसरली विद इन द लिमिट ऑफ द मैप। जो एक कंटूर लाइन होती है वो हमेशा क्लोज होगी। भाई मान लो आपके पास कोई छोटा सा मैप है, इसमें कोई कंटूर लाइन्स ऐसे हैं, तो इसमें तो ये क्लोज नहीं होने लग रही, लेकिन इस मैप से बाहर जाके कहीं ना कहीं पे ये क्लोज जरूर होंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। जो ये वाला क्वेश्चन है इसको आप बिल्कुल ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, तो इसको हम इजी क्वेश्चन कहेंगे। हार्डली 1 मिनट लगती है इसको करने में आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ रेल्स। जो रेल होती हैं उनके सिलेक्शन में हम किस फैक्टर को कंसीडर नहीं करते? रेल क्या होती है? यानी जिसके ऊपर रेलगाड़ी चलती है, जो पटरी होती हैं, दो पैरेलल जो लोहे की ये होती हैं पट्टियाँ, इनको हम क्या कहेंगे? रेल कहते हैं। और इसके ऊपर जो चलेगी उसको रेलगाड़ी। तो इनको सेलेक्ट करने में क्या क्या फैक्टर हम कंसीडर करते हैं? गेज ऑफ द ट्रैक, भाई ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, मीटर गेज है, तो उसी के हिसाब से हमें रेल कंसीडर करनी पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर, जो हम ये स्लीपर लगाते हैं बीच में, इनकी स्पेसिंग क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। स्पीड ऑफ द ट्रेन, इस पर भी डिपेंड करेगी। डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव रेलवे स्टेशन, भाई एक रेलवे स्टेशन यहाँ है, भाई ये दिल्ली का हो गया और ये मुंबई का रेलवे स्टेशन हो गया, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि जो हम रेल ले रहे हैं उसका सेक्शन क्या होएगा, भाई उसके थिकनेस क्या रहेगी उस रेल की, या भाई उसकी विड्थ क्या रहेगी, और भी जो चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी। जी नहीं, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो वही चीज़ हमसे पूछी थी कि इस पर डिपेंड नहीं करेगी, दो रेलवे स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर रेल का सेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ईजी था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज फॉर द मेजरिंग। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं उससे हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? जैसे कि नाम से भी पता चलने लग रहा है डिफरेंशियल, भाई किसी डिफरेंस को मेजर करेंगे। और मैनोमीटर को किस लिए यूज करते हैं? प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर किस लिए यूज करेंगे? डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे एक पाइप ये है, दूसरा पाइप ये है, आप इनके बीच में आपने ये मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो इससे आप क्या मेजर कर सकते हैं? भाई ये ए है, ये भी है, इनके बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो हार्डली इसको आप 10 सेकंड में कर सकते थे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, इन थियोडोलाइट व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अपर एंड लोअर प्लेट इफ द लोअर क्लैंप इज क्लैंप एंड अपर क्लैंप इज अनक्लैंप। ये क्लैंप क्या होता है? इसको आप नट बोल्ट की तरह समझो, ठीक है भाई। ये सिंपल एक नट बोल्ट है। क्लैंप करना यानी इसको कस देना, अनक्लैंप अनक्लैंप यानी कि इसको ढीला छोड़ देना। और इसके अंदर आपसे थियोडोलाइट में पूछ रखा है, अगर आप जो नीचे वाला क्लैंप है, स्क्रू है, उसको आप कस देते हो और ऊपर वाले को ढीला छोड़ देते हो तो क्या होगा?
अपर प्लेट और लोअर प्लेट के बारे में बताना है। तो भाई इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। ये थियोडोलाइट के भाई हमने अपर प्लेट लोअर प्लेट का डायग्राम है। जैसे ये आपका थियोडोलाइट है। अब यहाँ पे जो आपको दिखने लग रहा है ना शीशा, ये देखो ये जो मिरर है इसके अंदर जो आपको प्लेट दिखाने लग रही है, यहाँ पे स्केल है, ये क्या आपकी अपर वाली प्लेट है। इसके अंदर ये स्पिंडल होता है, दो स्पिंडल होते हैं, एक इनर स्पिंडल एक आउटर आउटर स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल यानी कि दूरी। भाई सिंपल एक इस टाइप से कुछ आप समझ सकते हो, ये दूरी हो गई जिसके ऊपर कोई चीज़ घूम सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पिंडल कहेंगे। जैसे आपको ये दिखने लग रही है, ये अंदर वाली है और ये बाहर वाली है। तो दो इसके अंदर क्या होती है? स्पिंडल होती हैं। और दो स्क्रू लगे रहते हैं, एक तो लोअर स्क्रू भाई नीचे वाला जो स्क्रू है, एक अपर क्लैंप भाई ऊपर वाला जो स्क्रू है। नीचे वाला स्क्रू कहाँ पे लगा रहेगा? आउटर वाले पे। और ऊपर वाला कहाँ है? इनर वाले पे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोअर क्लैंप इज क्लैंप्ड, जो नीचे वाला स्क्रू है, जो ये है नीचे वाला स्क्रू, इसको आपने क्या कर दिया? यहां से कस दिया। इसको आपने कस दिया तो क्या होगा? जो आउटर स्पिंडल है, जो आउटर स्पिंडल क्या है? वो फिक्स हो जाएगा। आउटर स्पिंडल क्या है? फिक्स हो जाएगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा। एंड अपर क्लैंप इज अनक्लैंप, ऊपर वाला जो स्क्रू है, जो ये वाला स्क्रू है, इसको आपने क्या कर दिया? ढीला छोड़ दिया। तो जो इनर वाला स्पिंडल है वो क्या होगा? गोल गोल घूम सकता है, अपनी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। अंदर वाला रोटेट करेगा और ऊपर इसी के साथ ये अपर प्लेट लगी हुई है, इसी के साथ क्या लगी हुई है? अपर प्लेट। जो ये नीचे वाली प्लेट, इसको हम कहते हैं नीचे वाली प्लेट। तो अपर प्लेट भी हमारी इजीली मूव कर सकती है। तो अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? अपर प्लेट रोटेट ऑन द इनर एक्सिस विद रिलेटिव मोशन बिटवीन द अपर एंड लोअर प्लेट। जो ऊपर वाली प्लेट है, जो ये वाली प्लेट है, भाई इस वाले को तो हमने टाइट किया ही नहीं। जो अंदर वाली स्पिंडल है वो तो ऊपर अपर क्लैंप से थी, ये वाला तो ढीला छोड़ रखा हमने और नीचे वाले को कस दिया। तो क्या होगी? ऊपर वाली प्लेट हमारी इजीली फ्री रोटेट करेगी और इनके बीच में आपस में रिलेटिव मोशन भी होगी। इनर और आउटर स्पिंडल के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या सही है। अगर इस क्वेश्चन में उल्टा बूझ लेता आपसे, बाकी सिंपल सी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। भाई ये इनर स्पिंडल, ये अंदर वाली स्पिंडल हो गई, ये क्या? ये बाहर वाली हो गई। जो लोअर क्लैंप है वो क्या? बाहर वाली से लगा हुआ है और जो अपर क्लैंप है वो अंदर वाली से लगा हुआ है। अगर इसको आपने कस दिया तो जो बाहर वाला स्पिंडल वो घूम नहीं पाएगा और ऊपर वाले को कस दिया तो अंदर वाला नहीं घूम पाएगा। अंदर वाला नहीं घूम पाएगा तो अंदर वाले के साथ ही हमारी अपर प्लेट जुड़ी हुई है। ये अपर प्लेट है भाई, डायग्राम में दिख रही है ना आपको अपर प्लेट। ऊपर वाले को कस दिया तो ऊपर वाली प्लेट भी रोटेट नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी हमने क्या करा? ऊपर वाले को तो हमने अनक्लैंप कर दिया, यानी लूज कर दिया, उस स्क्रू को ढीला छोड़ दिया उसको हमने। तो जो ऊपर वाली प्लेट है वो रोटेट कर पाएगी और जो स्पिंडल है उनके बीच में भी रिलेटिव मोशन हो सकती है। इसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आई होप ये आपका जो कन्फ्यूजन था इसके अंदर ये क्लियर हुआ होगा। ये जैसे कि आपको थियोडोलाइट का असली मॉडल दिखाई देने लग रहा है। जैसे वहां आपको ऊपर वाली प्लेट दिखाई दे रही थी, वो कहाँ पे? जो मैंने यहाँ सर्कल किया है, ये आपकी ऊपर वाली प्लेट है। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर इज यूज फॉर डैश ऑन बिटुमन। जो ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिखने लग रहा है, इसकी हेल्प से आप बिटुमन पे कौन सा टेस्ट करते हो? तो इससे हम कौन सा टेस्ट करते हैं? इससे हम करेंगे पेनिट्रेशन का टेस्ट। इससे हम क्या करते हैं? पेनिट्रेशन। 5 सेकंड के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देते हैं वजन को, और भैया जितना भी पेनिट्रेशन करेगा उससे हमें ये पता चल जाएगा भाई कितना पेनिट्रेशन हुआ है बिटुमन में। किसके अंदर मेजर करते हैं इसको? हम 1/10 ऑफ mm के अंदर इसको हम मेजर करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड भी मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा लगनी थी आपकी। आज जो हमने क्वेश्चन देखा 74 वाले को छोड़ के सारे बिल्कुल ऐसे थे भाई 10-20 सेकंड में होने वाले। अगला क्वेश्चन, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन हेड इज 25 मीटर। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको दिया हुआ है। पंप का क्या काम क्या होता है? पंप का काम होता है पानी को ऊपर पहुंचाना। कितनी ऊपर पानी पहुंचाने लग रहा है? ये 25 मीटर पानी ऊपर पहुंचा रहा है। और कितना डिस्चार्ज दे रहा है हमको? ये हमको डिस्चार्ज दे रहा है 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसकी आउटपुट पावर कितनी है? 16 किलोवाट।
इसकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी क्या रहेगी भाई, ये कितना पानी ऊपर पहुंचा रहा है। पंप की अगर एफिशिएंसी देखनी होगी तो हम कैसे देखेंगे, वो पानी कितना ऊपर पहुंचा रहा है डिवाइड बाय जो पावर हम उसको दे रहे हैं। और टरबाइन की निकालनी होगी तो कैसे निकाल लेंगे, टरबाइन की में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कि भाई कितनी पावर पैदा कर रहा है डिवाइड बाय जो वाटर की पावर हमने कितनी दी। तो वाटर की पावर कितनी है, 25 मीटर तक आप पानी को लेके जाने लग रहे हो, तो वाटर की पावर हम कैसे लिखेंगे, रो जी एच इंटू क्यू, भाई पानी की डेंसिटी कितनी हाइट पे इंटू उसका डिस्चार्ज कितनी क्वांटिटी डिवाइड बाय 16 किलोवाट जो पावर है। डेंसिटी कितनी, सिंप्लीफाई करने के लिए डेंसिटी 10 ले लेते हैं, मतलब 1000 kg ले लेते हैं, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, हाइट कितनी है 25 मीटर है, डिस्चार्ज कितना है 0.04 डिवाइड बाय 16 इंटू 1000। एफिशिएंसी निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया, मार्क फॉर ऑल दे दिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या डिस्क्रिपेंसी आई और मार्क फॉर ऑल, ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि किसी बच्चे ने तो जो जी की वैल्यू है वो 10 ली होगी और किसी बच्चे ने जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली होगी। और ऑप्शन इन्होंने इतनी पास दे दिए, ये 60 वाला देखो, 62.5 वाला देखो। अगर ये वाला क्वेश्चन प्री में होता, प्री में तो हम देखते ही छोड़ देते, क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ते, पहले ऑप्शन देखते, इतनी पास पास ऑप्शन है। लेकिन मेंस में कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो इस वजह से बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था और हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके ही इसको अटेम्प्ट करते, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। लेकिन एसएससी ने इसके लिए क्या कर दिया, मार्क फॉर ऑल दे दिया, क्योंकि उन्होंने जी की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की हुई। वैसे कायदे से तो जी की वैल्यू हम 9.8 लेके इसको कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू ए कैंटिलीवर बीम इन दी फिगर। एक आपको कैंटिलीवर बीम दी है, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में बताना है। शियर फोर्स डायग्राम इस बीम का कैसा बनेगा, भैया आपके पास बीम दी हुई है कुछ, डी वाले पॉइंट के ऊपर क्या है, नीचे की तरफ 800 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 800 न्यूटन। साइन कन्वेंशन आपको पता है ना, आर यू एन, राइट अपवर्ड नेगेटिव, राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो नेगेटिव। अब हमारा क्या है, राइट की तरफ नीचे की तरफ फोर्स है तो प्लस 800, फिर प्लस 500, फिर प्लस 300, तो 800 प्लस 500 कितना हो गया 1300, 1300 में 300 जोड़ दिया तो 1600। ये हमारा क्या है, बी है, ये सी है, ये डी है और ये हमें ए दिया हुआ है। अब ऑप्शन देखते हैं, इनकरेक्ट पूछा हुआ है इन्होंने। शियर फोर्स एट सी इज ग्रेटर देन बी, सी के ऊपर जो शियर फोर्स यानी 1300 वो बी से ज़्यादा है, जी नहीं, ये गलत हो गया। बेंडिंग मूवमेंट एट सी इज ग्रेटर देन पॉइंट डी, तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, गलत हो जाती है। सी नंबर पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा है डी के तुलना में, तो डी से ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट सी पे होगा, बिल्कुल सही बात है। बेंडिंग मूवमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जैसे जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सी पे बेंडिंग मूवमेंट जाएगा, उससे ज़्यादा बी पे होगा और बी से ज़्यादा ए पे होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड भी सही है भाई, डी के ऊपर जो शियर फोर्स है वो बी के तुलना में कम होगा, डी पे 800 है, बी पे 1600 है। सी पे बेंडिंग मूवमेंट बी के तुलना में कम होगा, तो सी इस साइड है, बी इस साइड है, तो बी पे ज़्यादा होगा, सी पे कम होगा, तो चौथी स्टेटमेंट भी सही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगती है आपको इस वाले क्वेश्चन को करने में, बिल्कुल आसानी से किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट व्हेन टेस्टेड अकॉर्डिंग टू IS 1121 1974 शुड नॉट बी लेस देन। जो स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब आप उसको 1121 IS कोड के अकॉर्डिंग टेस्ट करते हो तो कम से कम कितनी आनी चाहिए। तो ग्रेनाइट की जो हम स्ट्रेंथ लेते हैं कितनी लेते हैं, कम से कम, वैसे भी किसी स्टोन की 100 मेगापास्कल होनी चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो 100 के आसपास कौन सा, 98.06, सेकंड ऑप्शन आप लगा सकते थे। वैसे इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, मार्क फॉर ऑल दे दिया। ऐसा क्यों किया, तो भाई इस IS कोड के अकॉर्डिंग किसी भी स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आप देख सकते हैं। भाई ग्रेनाइट की 104 से लेके 140, स्लेट की 70 से 210, मार्बल की 72। अब आप कहोगे सर ये टेबल याद करनी है, तो मैं कहूँगा ये वाली टेबल याद नहीं करनी, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं होती हमें सारे IS कोड। बाकी इसमें ये देख लेना, ग्रेनाइट के अंदाजन देख ली 104 से लेके 140, ये हमने देख ली, मार्बल की 72,
लाइमस्टोन की 55, सैंडस्टोन की 65। मतलब ये तीनों सेडिमेंट्री टाइप की हैं, तो इनकी कितनी है भाई, 100 से कम है। बाकी ग्रेनाइट की कितनी है, 100 से ऊपर, 104 से लेके 140। और वैसे भी इतना डीप में जाके पूछेगा ना IS कोड की, तो हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने होते। वैसे हम अंदाजन अटैम्प्ट करना चाहें तो इसको कर सकते थे भाई, 100 के आसपास तो मिनिमम होती है, तो कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है इसकी, 98.06 मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी ग्रेनाइट की होनी चाहिए। इसको देख लेना, बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कनाल बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ द कनाल। ओड वन आउट करना है आपको भाई, कौन सा ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग है, किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कनाल्स के बेसिस पे। तो कनाल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं भाई, उनके फंक्शन के बेस पे, यानी कि उनकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता क्या हो सकती है, नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए, और कैरियर के लिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर आती है डिस्चार्ज के बेस पे, भाई उनके अंदर वाटर कितना है, तो उसके बेस पे हम कैसे करेंगे भाई, मेन कनाल, ब्रांच कनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो जो ब्रांच कनाल है वो हमारा किसके बेस पे, ब्रांच कनाल का क्लासिफिकेशन डिस्चार्ज के बेस पे है। फंक्शन के बेस पे हमने ये देख ही लिए भाई, नेविगेशन के लिए, पावर के लिए, या फिर कैरियर के लिए। इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, ए सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रोस रेंट इज सेट असाइड एनुअली टू एक्यूमुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज ओवर इज नोन एज। जब किसी बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाती है, उसको दोबारा बनाने के लिए भैया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे हम बचा के शुरू कर देते हैं भाई, को हमें पता है ये बिल्डिंग 50 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो पहले से ही पैसे बचाने शुरू कर देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उस वाली कॉस्ट को हम कहते हैं सिंकिंग फंड। भाई थोड़े बहुत पैसे हम पहले से बचाने शुरू कर देते हैं ताकि बिल्डिंग हमारी ख़राब हो तब उसको दोबारा बना सकें। तो 10 सेकंड भी मैंने ज़्यादा बता दी इस क्वेश्चन को करने के लिए, इतना आसान क्वेश्चन था ये। सैलवेज वैल्यू क्या होती है भाई, जब हमारी बिल्डिंग की लाइफ ख़त्म हो जाती है लेकिन उसको हमने भी बिल्कुल तोड़ा नहीं है बिल्कुल भी, तो वो वाली वैल्यू क्या है, सेल्वेज वैल्यू। मार्केट वैल्यू, जो भाई मार्केट में बिकने पर वैल्यू मिलती है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट विद देयर रिस्पेक्टिव टाइप। तो मैच द फॉलोइंग करने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बताने हैं। प्राइमरी क्या होते हैं, जो भाई अपने अनमोडिफाइड फॉर्म में, जैसे वो निकलते हैं सोर्स से उसी फॉर्म में खतरनाक होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। उसके अलावा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, जो अपने मॉडिफाइड होने के बाद हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको हम कहेंगे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी के एग्जांपल कौन से हैं, सेकेंडरी के आ जाएंगे भाई पेरोक्सी, वो PN आ गया, ओजोन आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, ठीक है, और H2SO4 आ गया। तो ये सब हमारे क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के। तो जैसे सेकेंडरी का क्या एग्जाम्पल है, सेकेंडरी ओजोन हो जाएगा, सेकेंडरी ओजोन हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। प्राइमरी में क्या आएगा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 का B, 1 का B, 2 का D। सेकेंडरी हमारा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ठीक है, सेकेंडरी सल्फ्यूरिक एसिड भी है, 2 का D, 3 का C। भाई प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और 4 का A ओजोन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन आप इसको कर लोगे 15 सेकंड में, बस ये थोड़े से इन्होंने आगे पीछे करके ABCD दे रखे, तो 30-40 सेकंड में इस वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड लोड टेकन फॉर स्पेसिफाइड पेनिट्रेशन इन द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। जो भाई हम CBR टेस्ट करते हैं उसके अंदर कितने mm की पेनिट्रेशन पे कितना स्टैंडर्ड लोड होता है, तो 2.5 mm की पेनिट्रेशन पे 1370 होता है, 5 mm की पेनिट्रेशन पे कितना होता है, 2055 होता है। तो इतना तो हम याद करते हैं, तो 2 वाला देखो, 2 इसके अंदर है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 7.5 mm की पेनिट्रेशन पे कितना वो होता है, तो 7.5 की पेनिट्रेशन पे होता है 2630 kg। ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टोन। भाई एक स्टैंडर्ड स्टोन होता है, उसके ऊपर जब इतनी पेनिट्रेशन करते हो तो इतने का रेजिस्टेंस देता है वो, और उससे हम अपना जो नेचुरल भाई आपका टेस्ट का स्पेसिमन है उससे कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा CBR टेस्ट होता है। 7.5 का भी इन्होंने गलत दिया हुआ, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, तो कौन सा बचा है, ओनली 1।
इसमें आपको 2.5 का तो याद रहता ही है भाई, 1370। 5 का भी आप याद रखते हो, 2055। 7.5 का याद कर लेना, 2630। क्या, 7.5 के लिए 2630 किलो। बाकी ये दोनों तो हमें याद रहते ही हैं बिल्कुल, ये हम पढ़ते भी हैं। 7.5 का हो सकता है आप नहीं पढ़ते हो, तो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको आप छोड़ सकते थे क्योंकि 7.5 को आपको याद नहीं रहता। बाकी रिस्क लेना चाहे तो इसमें रिस्क हम ले सकते थे। रिस्क भी क्या ही लेना था भाई, ये वाला ऑप्शन कट गया था, ये वाला ऑप्शन कट गया था। वन आपको पता ही था, इसमें वन है ही नहीं, तो वैसे भी इसको आप कर सकते थे, तो इसको तो आप कर सकते थे। ये क्या था, करने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्ड मेड बिटवीन द टू प्लेट्स शोन इन द गिवन फिगर। तो जो आपको डायग्राम दिखने लग रहा है, कौन से टाइप का वेल्ड है, ये क्या हमारा ग्रूव वेल्ड। व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज दिस, ग्रूव वेल्ड। भाई आपकी एक सिंगल प्लेट थी, आपने यहाँ इसमें ऐसे छेद किया और फिर यहाँ पे इसमें वेल्ड भर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रूव वेल्ड कहेंगे। और जो ग्रूव वेल्ड होता है वो फिलेट वेल्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। अभी जो पीछे वाले हमारे सेशन थे, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ था, ठीक है। तो भाई जो ग्रूव वेल्ड होता है वो फिलेट वेल्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है, इसको याद रख लेना। लेकिन मटेरियल ग्रूव वेल्ड में ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीमेंट एंड रिस्पेक्टिवली आई स्कोर्ड। तो भैया आपको सेटिंग टाइम दे रखे अलग अलग सीमेंट का, वो आपको मैच करवाना है भाई, करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करने कौन सा सही है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका सेटिंग टाइम हम कितना लेते हैं भाई, इसका हम क्या लेते हैं, कम से कम 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम हम क्या लेते हैं, 10 आवर। भाई 30 मिनट से पहले इसकी प्लास्टिसिटी लूज नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया, मिनिमम, मिनिमम क्या आ गया 30 मिनट, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, नोट मोर देन 30 मिनट। तो ये गलत हो गया, ये नोट मोर नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था नोट लेस देन 30 मिनट। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो इसमें वन है, ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इनिशियली सेटिंग टाइम ऑफ द सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, उसका भी सेम ये 30 मिनट होता है। क्या होता है, 30 मिनट। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड बचा केवल, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट। तो फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, 600 मिनट, यानी कि 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, जब वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करने लग जाता है। और फाइनल क्या होता है, जब वो कंप्लीटली लूज कर देता है। तो कम से कम 30 मिनट तक तो हमारी जो सीमेंट है वो कैसी रहनी चाहिए भाई, ऐसे फॉर्म में रहनी चाहिए, यानी उसकी प्लास्टिसिटी खत्म ना हो, जिस शेप में हम उसको डालना चाहें उस शेप में वो डल जाए, हार्ड ना होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, ओपीसी हो गया, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट हो गया, उन सब के लिए कितना है, 30 मिनट से लेके 10 घंटे। ये क्या है, मिनिमम, और ये क्या है, मैक्सिमम। कम से कम 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे। क्विक सेटिंग ये आपको याद रखना, ये याद रख लेना, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है उसका कितना होता है, 5 से लेके 30 मिनट। क्विक सेटिंग अलग होती है और एक होती है रैपिड हार्डनिंग। एक क्या होती है, रैपिड हार्डनिंग। रैपिड हार्डनिंग का किससे संबंध है, इसका संबंध स्ट्रेंथ से है। लेकिन जो क्विक सेटिंग है इसका संबंध किससे है भाई, ये जल्दी सेट हो जाती है, इसका इनिशियल और फिनिशिंग टाइम, वो फाइनल सेटिंग टाइम कम होता, तो होती है क्विक सेटिंग। लेकिन रैपिड हार्डनिंग का सेम ही रहता है सब कुछ। तो ये आप इसके अंदर देख भी सकते हो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका क्या रहेगा 30 से लेकर 10 घंटे। ये चीज़ याद रखनी है, तो पहले दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बाकी तो इसमें कोई खासियत नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको ना भी देखो तो चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल्ड असर्शन एंड रीजनिंग विद रिस्पेक्ट टू द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, असर्शन एंड रीजनिंग, आपको सही गलत बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इन दी हिली एरिया द वेस्ट कलेक्शन शुड आइडली स्टार्ट एट द लोअर पॉइंट एंड प्रोसीड टू द हायर पॉइंट। जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर जो कूड़े की गाड़ी होएगी, तो वेस्ट जो कलेक्शन होता है नीचे से शुरू करके हम ऊपर बढ़ेंगे। जी नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि ऊपर चढ़ाई पहाड़ पे मुश्किल होती है, नीचे उतरना आसान होता है। तो जो कूड़े की गाड़ी वो क्या करेगी, ऊपर से कूड़ा लेगी और नीचे की तरफ आएगी।
क्योंकि नीचे की तरफ आती जाएगी, इसमें कूड़ा भरता जाएगा और चढ़ाई मतलब उतरना पहाड़ से आसान होता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या गलत है? हम कहाँ से शुरू करेंगे? ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये क्या कहने लग रहा है? ये कह रहा है नीचे से शुरू करेंगे, गलत हो गया। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्टार्ट एट द लोएस्ट पॉइंट एंड प्रोसीड एट द हाईएस्ट लेवल। तो ये फिर वहीं गलत चीज़ लिख दी इसने। एंश्योरिंग दैट द वेस्ट कलेक्टर और वेस्ट व्हीकल नीड नॉट नेसेसरी इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेस्ट अप स्टीप स्लो। चीज़ इसने यहाँ पे उल्टी लिख दी है। अगर ये यहाँ लिख देता कि भाई हाई से शुरू करेंगे, हाई से शुरू करेंगे और लो पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि गाड़ी को हमें ज़्यादा वजन नहीं लेके जाना पड़ेगा, तब ये सही हो जाती है। लेकिन अभी इसने यहाँ उल्टा लिख दिया तो ये गलत हो गई। तो दोनों फॉल्स वाला कहाँ है इसमें? दोनों फॉल्स वाला, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इस वजह से इसमें क्या कर दिया? मार्क फॉर ऑल कर दिया। क्वेश्चन बहुत आसान था ये। तो ठीक है भाई, आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, 85 तक हमारे ख़त्म हो गए। 86 से लेके जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हमने जो 15 क्वेश्चन करे उसमें से मुश्किल क्वेश्चन कितने थे उसको देख लेते हैं। मुश्किल मतलब जो आप नहीं कर सकते थे। तो आज मुश्किल क्वेश्चन तो कोई था ही नहीं कायदे से देखा जाए तो इसमें, ठीक है। लेकिन थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले देख लेते हैं। 74 वाला रूटीन में नहीं पढ़ते हम, ठीक है, जो ये थियोडोलाइट वाला है। उसके अलावा 78 वाला देख सकते हैं। बाकी इसमें तो मार्क फॉर ऑल हो गए। इस वाले को हम ऑप्शन से कर सकते थे, अगर हमें 7.5 वाला याद नहीं भी था तो भी ऑप्शन से करा जा सकता था। तो भाई 15 में से दो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट टाइप के थे, लेकिन एक में तो मार्क फॉर ऑल ही हो गया। तो आज का हमारा स्कोर क्या? 15 में से 14 है। वो थियोडोलाइट वाला क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी आज जो हमने थ्योरी वगैरह देख ली, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया भाई, इनर स्पिंडल आउटर स्पिंडल से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।